Dear students, today we are going to study Dust of Snow written by Robert Frost. Students, first of all, I will tell you about the poem in Hindi as usual. इस पोएम में एक दिन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मूड किसी अननोन रीजन से ऑफ होता है। उनको लगता है कि आज का दिन तो ख़राब है, उनको लगता है आज का दिन तो ख़राब ही जाएगा। स्टूडेंट्स, उनका मूड किस बात पर ऑफ होता है या वो किस लिए उदास होते हैं, इसका पोएम में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। पोएम में कहीं ये बात नहीं बताई गई है कि उनका मूड किस बात पर ऑफ था, वो क्यों उदास थे। उदासी भरे मूड में पोएट कहीं घूमने निकल जाते हैं और घूमते घूमते वह एक हेमलॉक ट्री के पास पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं स्टूडेंट्स? हेमलॉक ट्री के पास। इस हेमलॉक ट्री पर एक क्रो बैठा होता है और जब पोएट ट्री के नीचे होते हैं ठीक तभी क्रो इनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा देता है। ऊपर से स्नोफ्लेक्स गिरा देता है, स्नोफ्लेक्स गिरा देता है, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो ऊपर से गिरा देता है। और स्टूडेंट, जैसे ही स्नोफ्लेक्स इनके ऊपर गिरते हैं इनका मूड एकदम से रिफ्रेश हो जाता है, इनकी सारी सैडनेस वैनिश हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। और पोएट को लगने लगता है कि अब उनका बचा हुआ दिन ख़राब होने से बच गया और वो रेस्ट ऑफ द डे को एंजॉय करने का मूड बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अक्सर पोएट्स पोएम में कुकूज, पैरट, नाइटिंगेल आदि के बारे में लिखते हैं। पोएम में क्रो को शायद ही कभी किसी पोएम में मेंशन किया गया हो। पता है क्यों? क्योंकि क्रो ब्लैक कलर का होता है और इसको इल ओमिनस यानी कि अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से हेमलॉक ट्री भी एक पॉइजनस ट्री होता है और ये भी एक अशुभ माने जाने वाले ट्री है। पोएट ने नेचर के इन दोनों इल ओमिनस एजेंट्स का यूज इस पोएम में करके हमें यह समझाने की कोशिश की है कि गॉड की कोई भी क्रिएशन अशुभ नहीं होती। हम कहीं से भी हैप्पीनेस ड्रॉ कर सकते हैं। ये शुभ और अशुभ इंसान के बनाए हुए परसेप्शंस होते हैं, ना कि गॉड के। नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम। द वे crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. So students, these lines are spoken by the poet Robert Frost. The way crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. I have already told you in the Hindi summary that poet was in bad mood. Now student, first question arises, how can I say that poet was in bad mood? हम कैसे कह सकते हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ कि पोएट बैड मूड में था? तो देखिएगा, इन दिस पोएम इन द फर्स्ट स्टैंजा देयर आर टू वर्ड्स, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। क्रो and hemlock tree, and both of these words are linked with negative aspect of life. ये दोनों ही नेगेटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो जब नेगेटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं तो हम समझ सकते हैं कि द पोएट वॉज नॉट इन पॉजिटिव मूड, राइट। तो मैंने बताया था कि ही वॉज इन अ बैड मूड एंड ही लेफ्ट फॉर आउटसाइड and he went nearby a hemlock tree. When he was standing beneath the tree, when he was standing under the tree, a crow that was sitting in the branches of the tree, जो इस पेड़ के ब्रांचेज में बैठा हुआ था crow, he shook off
सम स्नोफ्लेक्स, इसने थोड़ा सा ऊपर से बर्फ़ गिराया, स्नो का फ्लेक्स गिराया, डस्ट गिराई। डस्ट मीन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक अनक्लियर पॉइंट है कि व्हाट द कर्व वाज डूइंग देयर, कर्व कर क्या रहा था, कैसे उसने स्नोफ्लेक्स को नीचे गिराए। तो इसमें कई सारी बातें हो सकती हैं। माइट भी वो कहीं से आकर बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है कि ही वॉज द कर्व वॉज ऑलरेडी सिटिंग एंड वहाँ से उड़ा हो वो, है ना, उसने टेक ऑफ किया हो वहाँ से। ऐसा भी हो सकता है कि वो वहाँ बैठा हो, उसको ठंड लगी हो और ठंड में उसने शिवरिंग की हो, और शिवरिंग करने से उसकी बॉडी पर जो स्नोफ्लेक्स थे वो नीचे शेक ऑफ हो गए हों। और स्टूडेंट्स ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रीनिंग कर रहा हो। प्रीनिंग यानी ये बर्ड्स जो है ना अपनी बीक से अपने फेदर्स को क्लीन करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी चोंच से अपने पंख साफ कर रहा हो और उस टाइम नीचे थोड़ी सी ये स्नोफ्लेक्स गिर गए हों। तो जब नीचे खड़े हुए पोएट के ऊपर स्नोफ्लेक्स गिरे, तब वो पोएट कहता है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी कि जो स्नोफ्लेक्स ऊपर से गिरा उससे एकदम मेरा मूड चेंज हो गया। तो पहले स्टेज में नेगेटिव एस्पेक्ट वाले वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब ही वॉज इन अ सॉरोफुल मूड, और अब उसका मूड चेंज हुआ है, यानी कि हिज मूड चेंज्ड फ्रॉम सॉरो टू हैप्पीनेस एंड सेव्ड माई पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और इसने कहा कि जो मेरा दिन बर्बाद हो गया, जो मेरा दिन अब तक का वेस्ट हो गया, जिस पर मैं रिपेंट कर रहा था कि मेरा दिन आज का ख़राब हो गया, और अब जो बचा हुआ दिन है सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, उसका अब कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, यानी कि बाकी का रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे मेरा बचा लिया, यानी कि वेस्ट होने से बचा लिया, र्यूड होने से बचा लिया। राइट स्टूडेंट्स, नाउ सी वर्ड मीनिंग डस्ट। डस्ट मीन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स, यानी बहुत महीन, बहुत बारीक कण। हेमलॉक a poisonous plant with small white flowers. Rude, held in regret or wasted. वेस्टेड जो बर्बाद हो गया, जो ख़राब हो गया। और स्टूडेंट्स हेल्ड इन रिग्रेट यानी जिस पर हम पछता रहे हों, जिस पर हमें पश्चाताप हो। तो पश्चाताप हमेशा उसी चीज़ पर होता है जो हमारी वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। प्रीनिंग, क्लीनिंग ऑफ इट्स फेदर्स विथ इट्स बीक। अभी बताया था कि ये जो बर्ड्स होती हैं ये अपने बीक से अपने फेदर्स को क्लीन करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज प्रीनिंग। स्नैपशॉट, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दैट गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक ऐसा डिस्क्रिप्शन, एक ऐसा छोटा सा किसी भी सिचुएशन, किसी सीन का बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिससे वो सिचुएशन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। स्नैपशॉट का बेस्ट एग्जांपल आप अपने इस पोएम में ही देख सकते हैं। ये जो पोएम है आपके सामने, दिस इज अ स्नैपशॉट। इसमें देखिएगा एक डिस्क्रिप्शन है, एक स्मॉल इवेंट का डिस्क्रिप्शन है कि पेड़ था, पेड़ पर क्यों बैठा था, वहाँ पर पोएट गया, ऊपर से बर्फ गिरी, पोएट का माइंड चेंज हो गया। वेरी स्मॉल डिस्क्रिप्शन इज देयर। तो द पोएम इज अ स्नैपशॉट। ट्राइवियल मीन्स ऑफ लिटिल इम्पॉर्टेंस, बहुत बिल्कुल जिसका कोई महत्व ना हो, महत्वहीन चीज़ें, महत्वहीन बातें। अबाउट द पोएम अपीयर्स टू बी अ स्नैपशॉट ऑफ अ ट्राइवियल इवेंट कंसर्निंग अ ग्रो, ट्री, स्नो एंड ह्यूमन बीइंग। तो ये पोएम जो है दिस इज अ स्नैपशॉट, एक छोटा सा, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ट्राइवियल इवेंट का, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट इवेंट का। कोई इम्पॉर्टेंट इवेंट इसमें टेक प्लेस नहीं की हुआ है। अनइम्पॉर्टेंट इवेंट्स का एक स्नैपशॉट है, और किस से कंसर्निंग है? क्रो, ट्री, स्नो एंड ह्यूमन बीइंग। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1923 इन न्यू हैम्पशायर, यानी दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1923। इसका पब्लिकेशन बाद में भी हुआ है, लेकिन हम लोगों को केवल फर्स्ट पब्लिकेशन के बारे में ध्यान रखना है।
मेन थीम कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। स्टूडेंट्स तीनों थीम को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और लर्न भी करनी है ये। कम्युनिकेशन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन, इसमें नेचर और ह्यूमन का कम्युनिकेशन दिखाया गया है। देखिएगा वहाँ क्रो था, क्रो इज अ पार्ट ऑफ नेचर, हेमलॉक इज अ पार्ट ऑफ नेचर, सिनो इज अ पार्ट ऑफ नेचर, एंड all these three things have a communication with human being, यानी poet. Second point, nature healing and helping with negative human emotions. देखिए स्टूडेंट्स, को नेगेटिव, हेमलॉक नेगेटिव, सैडनेस नेगेटिव, ये तीनों नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे, लेकिन इन तीनों नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ पोएट की सैडनेस को भी किसने हील किया? नेचर ने। हीलिंग मीन्स रिकवर। तो जो पोएट की नेगेटिव इमोशन थी उसको किसने हील किया? नेचर ने। थर्ड इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्मॉल नेचुरल इवेंट, द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल नेचुरल इवेंट। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, बोले अरे ये तो छोटी मोटी बातें हैं, इनमें क्या रखा है, लेकिन समटाइम्स दोज स्मॉल ट्राइवियल इवेंट्स बिकम वेरी सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ, राइट? पोएटिक डिवाइसेज यूज्ड इन द पोएम, राइमिंग स्कीम ABAB, एंजेम्बमेंट, सेम सेंटेंस कंटिन्यूड इन नेक्स्ट लाइन्स। स्टूडेंट्स, एंजेम्बमेंट तब होता है जब एक लाइन नेक्स्ट लाइन में एंटर कर रही हो, नेक्स्ट लाइन फिर से नेक्स्ट लाइन में एंटर कर रही हो। जब एक लाइन का कंप्लीट सेंस दूसरी लाइन से जुड़ने पर होता है, दैट इज एंजेम्बमेंट। और आप इस पोएम में देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा का सेंस तब तक जैसे द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो जब तक हम 4 लाइन्स कंप्लीट नहीं पढ़ते हैं तब तक इसमें कोई भी सेंस नहीं निकलता है। कोई भी लाइन अपने आप में कंप्लीट सेंस वाली नहीं है, इसलिए पोएटिक डिवाइस इज एंजेम्बमेंट। सेकेंड इज एलिट्रेशन, वर्ड्स विद सेम स्टार्टिंग लेटर प्लेस्ड क्लोजली। जहाँ सेम स्टार्टिंग वाले लेटर्स हों, जैसे इसमें हैज़ एंड हार्ट। सेकेंड स्टेंजा में हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। हैज़ एंड हार्ट both start with H, saved and some, the starting of both of the words is with S. So there is alliteration also. And consonants, repeating consonant sound. जहाँ consonant sound की repetition है वहाँ हमारा consonants होता है, इसको भी देखिएगा।